मेरा नाम नेहा है। मेरा छोटा भाई हम सबको बहुत ही लाडला है। मैं अपनी शादी के बाद उसे अपने सास ससुराल लेकर आ गई थी। मैं और मेरे पति ने मिलकर अपने भाई के औलाद की तरह रखा था। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा भाई 11 साल का था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जवान होने के बाद मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा भाई तो हम दो भाई बहनें थी। मैं नौकरी करती थी और अपना और अपने भाई का ख्याल रखती थी। मेरे माँ बाप नहीं थे, वह हम दोनों भाई बहनों को अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा भाई जब 4 साल का था तब मेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, और माँ के जाने के बाद मेरे पापा की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, और वह भी माँ के जाने के 4 साल बाद मेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब घर की जिम्मेदारियां पूरे मेरे कंधों पर ही थी। पापा जब थे तब वही कमाते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद अब मुझे ही कमाना पड़ रहा था। मेरी शादी करने की उम्र हो गई थी, लेकिन मैं शादी करके अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरा भाई अभी काफ़ी छोटा था, अभी तो उसके पढ़ने के दिन थे, काम करने के लिए नहीं। इसीलिए मैं ऐसे लड़के की तलाश में थी जो लड़का मेरे भाई को भी एक्सेप्ट कर सकता था। फाइनली एक रिश्ता मुझे मिल भी गया था। एक दिन जब मैं जॉब पर जा रही थी तब एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया था। मैंने उसका प्रपोज़ एक्सेप्ट करने से पहले ही उसके सामने एक शर्त रख दी थी, अगर तुम मेरे से शादी करोगे तब मैं अपने साथ अपने भाई को भी लेकर आऊँगी। भाई घर पर अकेला नहीं रह सकता। अगर मेरे भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर वह लड़का हंसने लगा और कहने लगा, बस इतनी सी बात। आखिर वह मेरा भी तो साला हुआ ना, मुझे भी तो अपने साले के लिए कुछ करना है। फिर इसके बाद लड़के ने अपने माँ बाप से बात करके अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया था। उस लड़के का नाम अजय था। अजय बहुत ही सुलझा और समझदार लड़का था। मुझे अजय को देखकर बहुत अच्छा लगता था। फिर अजय के माँ बाप हमारे घर पर आए थे मुझे देखने के लिए। उन्हें जब मैं पसंद आ गई तब उन्होंने हमारा रिश्ता पक्का करके हमारी शादी भी जल्द से जल्द करवा दी, और मैं अपने घर में ताला लगाकर अपने भाई को लेकर ससुराल आ गई थी। मेरे भाई के आने से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। दिन इसी तरह अच्छी तरह से गुजर रहे थे। मेरी ज़िंदगी एकदम खुशहाल थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी ज़िंदगी भी मिलेगी, लेकिन जब मुझे दूसरी खुशी मिली तब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे इतनी जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। शादी के 3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और मेरी प्रेगनेंसी सुनकर सारे ससुराल वाले खुश हो गए थे। उन्हें आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार था, और यह इंतज़ार भी 9 महीने बाद ख़त्म हो गया। 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। बेटे की आने की खुशी में मेरी सास और ससुर पहले फूले नहीं समा रहे थे। मैं अपने बेटे के साथ वक्त बहुत अच्छे गुजार रही थी। मेरा भाई भी अपने भांजे को घुमाता फिरता रहता था इधर से उधर। देखते देखते मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। इन 1 सालों में मेरा बेटा और मैं ज़्यादा सुंदर लगने लगा था। एक दिन मुझे अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने थे। जब मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों के साथ में चलकर कपड़े खरीद लेते हैं, तब वो मुझसे कहने लगे, आज मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम अपने भाई को लेकर चली जाओ, साथ में दोनों शॉपिंग करना, और तुम्हारी भी शॉपिंग हो जाएगी, तुम्हारा घूमना फिरना भी हो जाएगा, घर में बैठी बैठी बोर हो जाती होगी। फिर मैं भी अपने पति की बात मान ली और अपने भाई को लेकर मार्केट चली गई थी। मार्केट में मैंने सारी ज़रूरी सामान ले लिए और लेकर हम लौट ही रहे थे। ऑटो स्टैंड पर खड़े थे कि वहीं पर गन्ने का जूस वाला ठेला था। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई इतनी गर्मी है, चलो गन्ने का जूस पीते हैं। फिर हम दोनों गन्ने का जूस पीने लगे। मैं एक हाथ में अपने बेटे को ली थी और दूसरे हाथ से जूस पी रही थी। मेरा बेटा लेफ़्ट हैंड में था और राइट हैंड से मैं जूस पी रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, अचानक एक गाड़ी आकर हमारे सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला और तुरंत मेरे हाथ से मेरे बेटे को छीनकर गाड़ी में बैठ गया और बड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला आगे निकल गया। हम दोनों इससे पहले कुछ समझ पाए, वह काफ़ी दूर निकल गया। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। आखिर मेरे 1 साल बेटे को किसकी दुश्मनी होगी। मेरा बेटा तो अभी मासूम था, किसको देखा नहीं गया जो मेरे बेटे को मेरी गोद से छीन ले गया। हम दोनों जूस का ग्लास फेंक कर दोनों उस गाड़ी के पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते मैं गिर गई।
लेकिन मेरा भाई उस गाड़ी को बहुत देर तक पीछा करता रहा। वह गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार से जा रही थी कि हमने उसे गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं कर पाए थे। मैं रो रो कर चिल्ला रही थी, किसने मेरे बेटे को मेरे हाथों से छीन लिया। फिर कुछ देर के बाद मेरा भाई भी लौट आया और मैं खड़े होकर अपने भाई से कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, उन लोग हमारे हाथों से निकल गए बाहर, चलो हम दोनों पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर अपने बेटे के किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस ऑफिसर को बताया कि मार्केट से लौटते वक्त हमारे बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैपर गाड़ी पे आए थे और वो बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाकर लेकर गए, जिससे हम गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं कर पाए। पुलिस ऑफिसर ने हमें दिलासा दिया कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा मिल जाएगा। फिर छानबीन शुरू हुई, लेकिन मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले ने हमसे कहा था कि अगर यह किडनैपिंग का मामला है तो फिरौती की कॉल ज़रूर आएगी और जैसे ही कॉल आएगा हम उसका लोकेशन ट्रेस कर लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस के हाथों में कुछ भी नहीं लग रहा था और ना ही फ़ोन आया और ना ही कॉल ट्रेस हुई। मैं रोज़ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने जाती थी, लेकिन हमेशा मुझे यही सुनने को मिल रहा था, अभी तक हमें कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली है। हमने अपने बहुत सारे खबरी लगा कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई सबूत हाथ नहीं लग रहे हैं। पता नहीं किस बिल में जाकर छुप गया है। बच्चे का किडनैप करने कहाँ जाकर छुप गए हैं। हमें तो मामला कुछ और ही लगता है। हमें नहीं लगता कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है। अगर पैसों के लिए किडनैपिंग की गई रहती तो फ़ोन ज़रूर आता आया रहता। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गले से एक भी निवाला नहीं उतर रहा था। अपने बेटे के जाने के बाद मेरे पति का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। देखते ही देखते महीने गुजरे, महीने साल में बदल गए और साल 12 साल में बदल गए, लेकिन अभी तक मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चला था। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी अपने बेटे की कि मेरा बेटा कभी वापस भी आएगा। मुझे तो 1 साल पहले की शक्ल भी याद नहीं है। मेरा बेटा अगर मेरे सामने आ भी जाएगा 12 साल बाद, तब मैं उसे पहचान ही नहीं पाऊंगी मेरा बेटा है या नहीं। इन 12 सालों में मेरा भाई भी जवान हो गया था। मेरा भाई मुझे हंसाने के लिए अलग अलग नाटक किया करता था, कभी जोकर बन जाता तो कभी कॉमेडियन। मेरा भाई अक्सर मुझसे कहता रहता, हमारा आर्यन घर पर ज़रूर आएगा। आर्यन मैंने अपने बेटे का नाम रखा था। मेरे भाई की एक बात मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। वह हर हफ्ते मेरे से शर्त लगाता था और मुझसे कहता था, देखना दीदी, हमारा आर्यन मंगलवार को ज़रूर आएगा, आप मंगलवार का व्रत किया करो। और मुझसे कहता, आपको शॉपिंग बहुत पसंद है ना। फिर मेरा भाई कहता, अगर शर्त में हार गया तब मैं आपको शॉपिंग पर ले जाऊंगा और आप मना नहीं करेंगी। मंगलवार जब भी आता मेरा बेटा वापस नहीं आता और मेरा भाई शर्त हार जाता और मुझे अपने साथ मार्केट ले जाता। लेकिन मैं मार्केट नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यह वही मार्केट था जहाँ पर मैंने अपने बेटे को खो दिया था। वह जगह जब भी मैं देखती थी तो मुझे रोना आ जाता था। अपने बेटे की याद आ जाती थी, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए मैं उसके साथ चली जाती थी। इन बहुत कुछ बदल दिया था। मेरे ससुर यह दुनिया छोड़कर चले गए थे और ससुर जी के जाने के गम में मेरी सास भी बीमार रहने लगी थी। इन मुश्किल घड़ी में मेरे भाई ने हम दोनों को संभाला था। मुझे और मेरे पति को हमारे भाई के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे भाई पर शक होने लगा था। जब भी किसी का कॉल आता तो वो धीरे से उठकर बाहर चला जाता। फिर एक दिन मैंने उससे यह बात पूछने की सोची। जब मैंने उससे पूछा, जब भी कोई कॉल आता है तो तुम बाहर क्यों चले जाते हो, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तब मेरा भाई हंसने लगा और बोलता कि कुछ नहीं। पति से भी इस बारे में बात करती तो वो भी कुछ खास जवाब नहीं देते, वह भी नज़रें चुराते थे। मैंने अब धीरे धीरे इस गम से निकलने के बारे में सोच लिया था। मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। अब मेरा बेटा कभी मुझे नहीं मिल सकता। अब किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी थोड़ी ना रुकती है, जीना तो पड़ता ही है। इसीलिए मैं भी अपना चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करने लगी थी, जिससे मेरे पति के चेहरे पर मुस्कान आ जा रही थी। एक दिन जब मैं रात के समय सो रही थी, तब अचानक मेरी नींद खुल गई और मुझे प्यास बहुत तेज़ से लग रही थी। गर्मी का मौसम चल रहा था, मुझे ठंडा पानी पीना था। इसीलिए मैं किचन में आ गई फ्रिज से ठंडा पानी निकालने के लिए। जब मैं पानी पी तब मेरी आंखें पूरी तरीके से खुल गई। मैंने देखा कि मेरा भाई अपने कमरे में नज़र नहीं आ रहा है। मैं घर में उसको इधर उधर देख ली, लेकिन वह घर में नहीं था। जब मैं अपने कमरे में आई तब मेरा ध्यान मेरे पति की तरफ गया।
लेकिन मेरे पति भी कमरे में नहीं थे। बड़ी अजीब बात है, रात के 2 बजे मेरे पति और मेरे भाई घर पर नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए मुझे बिना बताए। तभी बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही गेट की तरफ आई, वहाँ पर एक आदमी बैठकर रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। उसका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। उसका चेहरा मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, देखो आपके चेहरे से खून निकल रहा है, आप ज़रा अंदर चलिए, मैं आपको पट्टी कर देती हूँ। मैं कमरे में आ गई थी ड्रेसिंग बॉक्स लेने के लिए, लेकिन जैसे ही बाहर आई वो आदमी वहाँ से चला गया था। मैंने इसको इधर उधर देखा, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। पता नहीं रात के इस पहर में वह आदमी कौन था और उसके चेहरे पर इतनी चोट कैसे आई थी। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी। मुझे नींद बहुत तेज़ी से आ रही थी। मुझे लगा कि मेरा पति और मेरा भाई दोनों साथ में ही लगता हैं, कहीं गए हैं मुझे बताए बिना बताए। सुबह होते ही उनको पूछती हूँ, यह सोच के मैं अपने कमरे में आ रही थी। फिर मैंने सोचा दोनों को फ़ोन लगाकर पूछ ही लेती हूँ। जब मैं दोनों को फ़ोन लगाई तब दोनों का फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे टेंशन बहुत हो रही थी, लेकिन रात के 2 बजे मैं जाऊँ तो कहाँ जाती। बाहर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं घर पर आकर अपने कमरे में ही लेट गई और लेटने के बाद कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैंने अपने पति को अपने बिस्तर पर पाया। वह सो रहे थे। जब मैं उन्हें जगाकर पूछना चाहा कि आप कहाँ गए थे रात को, तो बिस्तर पर ही थे। नहीं तो वह मुझसे कहने लगे, मैं और तुम्हारा भाई एक साथ ही थे। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसी सिलसिले में रात को ही जाना पड़ा। मैं तुम्हें नहीं जगाया कि तुम चिंता करोगी, इसीलिए मैंने सोचा तुम तब तक सोई रहोगी, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, इसीलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। जब मैं किचन में आई थी खाना बनाने, तब गैस के नीचे मैंने एक चिट्ठी देखी। इसमें लिखा था, अगर तुम अपने बेटे को चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम अपने भाई को मेरे पास भेज दो। मैंने सोचा ये कैसी चिट्ठी है। मैं इस चिट्ठी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर से वही चिट्ठी, जिससे पहले वाली चिट्ठी तो मैंने फाड़ के फेंक दी थी। फिर वही दूसरी चिट्ठी कहाँ से आ गई, और इस तरीके से चिट्ठियाँ मुझे रोज़ मिलने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या मामला है। फिर मैं अपने भाई के पास गई और उसे यह सब बात बता दी। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, वह लोग मेरी मांग कर रहे हैं तो एक बार जाकर देखना चाहिए। बाकी वह है, मेरे पति के आने के बाद हम तीनों ने मिलकर हमने सोचा कि इस बात की खबर पुलिस को दे देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इस बार मैं अपने बच्चे को फिर से खोने नहीं चाहती थी। एक उम्मीद थी वह भी मैं खो जाए, इसीलिए डिग्गी में मेरे पति छुप गए और मैं और मेरा भाई आगे की सीट पर बैठकर जा रहे थे जहां हमें बुलाया गया था। उस चिट्ठी में नंबर भी लिखा था। हमने इस नंबर पर फ़ोन करके उसके एड्रेस पता कर लिया था, हमें कहाँ जाना है। हम वहीं पर खड़े थे, तभी अचानक एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक औरत बाहर आई और औरत के साथ में एक लड़का था, करीब 11-12 साल का तो लग ही रहा था। क्या यह लड़का मेरा बेटा था? मैं तो उसकी पहचान भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो औरत कौन थी? वो औरत बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी। इतने में मेरे पति उस डिग्गी से बाहर आ गए। मैं तो उस औरत को पहचानती नहीं थी और ना ही मेरा भाई। लेकिन मेरे पति ने जैसे ही उस औरत को देखा और कहने लगे कि तूने मेरे बेटे को किडनैपिंग की है, तू इस हद तक गिर गई। मेरे पति ने उस औरत का हाथ पकड़कर घर पर ले आई। घर पर लाने के बाद सासू माँ को आवाज़ लगाने लगे। जैसे ही सासू माँ बाहर आई, मेरे पति उन पर बहुत चिल्लाने लगे। मेरे पति काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। यह औरत कोई और नहीं, मेरी ननद थी, जो काफ़ी साल पहले भागकर शादी कर ली थी और इस घर से नाता तोड़ दी थी। मेरे सास और ससुर ने बेटी के भाग जाने से बहुत अफसोस हुआ था, इसीलिए उन दोनों ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी अब उनके लिए मर गई है। इसीलिए इस बात की मुझे खबर भी नहीं थी कि मेरी एक ननद भी है। फिर मेरी ननद से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस घर की खुशियाँ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? एक माँ को उसके बच्चों से 12 साल अलग रखा तुमने। फिर मेरी ननद कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो भैया, अब हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। इन 12 साल में घर के हालात बहुत अच्छे थे। मेरा पति बहुत अच्छी तरीके से कमा रहा था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही बिज़नेस में लॉस हो गया। इतना लॉस कि मैं इस बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रही हूँ। बस इसीलिए इसको लौटाने के लिए आई हूँ।
ताकि इसकी परवरिश आप लोग अच्छे से कर सको। दरअसल मेरी ननद की कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण उसके साथ सास उसे हमेशा टॉर्चर किया करती थी, हमेशा उसको बुरा भला सुनाते रहती थी, जिस कारण मेरी ननद ने यह कदम उठाया था। लेकिन यह कदम मेरी ननद का गलत था। जब मेरी ननद ने अपनी सास से, अपनी माँ से बात की, तब सासू माँ भी इस बात के लिए राज़ी हो गई थी। सासू माँ ने मेरी ननद को आइडिया दिया था कि उनकी बहू के होने वाले बच्चे तू अपने पास रख ले, आगे दूसरे बच्चे उसे हो जाएंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही फैसला था, मुझे दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। मेरी सासू माँ को लगा कि मेरा पहला बच्चा अपने बेटी को देंगी, और वो भी मुझे बिना बताए, ताकि मुझे मेरा दूसरा बच्चा हो जाएगा, तब यह बात दब जाती। लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा बच्चा ही नहीं दिया। मेरी सास ने मेरी गोद उजाड़ कर अपनी बेटी की गोद भर दी थी। लेकिन मेरी ननद का पोल खुल गया। घर में जो चिट्ठियाँ रखती थी वो मेरी सासू माँ ही छोड़ देती थी, और उन चिट्ठियों में वे मेरे भाई को लेने का जिक्र इसीलिए रहता क्योंकि मेरे भाई को मेरी ननद सबक सिखाना चाहती थी। एक बार की बात है, गलती से मेरे भाई ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी। लेकिन मेरे भाई को उस वक्त नहीं पता था कि ये मेरी ननद है। लेकिन मेरी ननद को मेरी यह बात पता थी कि ये मेरा भाई है। इसीलिए मेरे भाई को सबक सिखाने के लिए मेरी ननद ने मेरी भाई की मांग की थी। मेरे पति ये सारी बातें सुनने के बाद आग बबूला हो गए। उन्होंने किसी की भी एक न सुनी, और बाहर एक जख्मी आदमी जो मुझे मिला था वो कोई और नहीं, मेरी ननद का पति था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब वह अस्पताल में है, उसकी हालत सीरियस है। मेरे पति ने बिल्कुल भी देर नहीं की और पुलिस को इस बात की खबर दे दी। पुलिस वाले घर में तुरंत आ गए और मेरी ननद और मेरी सास को ले जाने लगे। लेकिन मैंने सास को ले जाने से मना कर दिया। मैं जानती थी सबसे बड़ी गलती तो इनकी ही थी, लेकिन अब उनकी उम्र हो चली थी। उनकी उम्र अब इतनी नहीं थी कि वह जेल में अपनी सज़ा काट पाते। इसके लिए उनके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि वह अपने बेटे से अलग हो जाए। जिस तरीके से वह मुझे अपने बेटे से 12 साल अलग करके रखी, उनका बेटा भी उनसे दूर हो जाए। नंदोई जो थे वो भी अस्पताल में थे। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे उनको भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। बस उनके ठीक होने का ही इंतज़ार है। और मेरी ननद तो जेल चली ही गई। फिर उसके बाद मेरे पति ने वह घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। मैं अपने बेटे आर्यन को लेकर वह घर छोड़ दी। मैं आर्यन को समझाया कि तू मेरा बेटा है, लेकिन आर्यन मुझे अपनी माँ नहीं समझ रहा था। वो तो ननद और नंदोई को ही माँ बाप समझ रहा था। मैंने उसको पूरी बात बता दी कि क्या हुआ मेरे साथ। तब मेरा बेटा मेरी बातों पर विश्वास करने लगा था। मेरी सासू माँ माफ़ी मांग रही थी कि तुम दोनों घर छोड़कर ना जाओ, लेकिन मेरे पति ने उनकी एक बात नहीं सुनी। हम दोनों घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मेरी सासू माँ घर पे अकेले ही रह रही हैं। वह अपनी गुनाहों की सज़ा काट रही हैं। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हूँ, और इन 12 सालों में मैं अपने बेटे को इतना प्यार देना चाहती हूँ कि वो अपने सारे दर्द भुलाकर मुझे हमेशा अपनी माँ ही कहे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।